नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन बिल ने एक नए तरह की राजनीति को जन्म दे दिया है। विपक्ष में बैठी पार्टियां इसे लेकर हंगामा खड़ा किए हुए हैं। इनका कहना है कि ये बिल असंवैधानिक है। ये लोग एक विशेष संप्रदाय यानी मुसलमानों को डराने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रख दिया है इन लोगों ने। लेकिन इसके अलावा भी एक और पहलू, राजनीतिक पहलू इस विधेयक के बाद सामने में आया और वो था पार्टियों के बीच मत विभाजन। हर पार्टी किसी न किसी स्तर पर, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, किसी न किसी स्तर पर कहीं न कहीं मात खाती हुई दिखाई पड़ रही है। शिवसेना अपने आप में परेशान है, इसलिए परेशान है कि पहले उसने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन कर दिया। उद्धव ठाकरे को लगा कि हमारा जो स्टैंड है पहले का, उसी के आधार पर हम आगे भी राजनीति करें। लेकिन अब उनकी स्थिति बदल गई है। कांग्रेस उनके सामने खड़ी है और कांग्रेस के डांट फटकार के बाद फिर से उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन इसके अलावा भी एक पार्टी है और वो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड एक साथ सरकार चलाती है और नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के, बिहार के इस गठबंधन के मुखिया हैं, जिनका नाम सामने करके चुनाव लड़ा जाता रहा है, तो वो इस पर अपना स्टैंड रखे हुए हैं और उनके पार्टी के कुछ नेता इस पे अलग स्टैंड अपनाए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जदयू ने इस बिल का समर्थन करके गलती कर दी है। जदयू को अपनी छवि के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और उन नेताओं में सबसे पहले सामने आए नीतीश कुमार के ही बनाए हुए नेता प्रशांत किशोर साहब ने इस बिल के समर्थन में आने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना कर डाली। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पहले इस बिल का विरोध किए थे, उसी तरह से इस बार भी इनका विरोध करना चाहिए था। इस बिल के समर्थन में आने का मतलब है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि जदयू की बनी हुई है, उस छवि के ऊपर एक दाग, एक धब्बा लग गया है। प्रशांत किशोर साहब ये बार बार ये बात दोहरा रहे हैं और बताना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार ने ये भूल कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं और उनका राजनीतिक कैरियर इतना लंबा है और उन्हें जिस स्तर पर सफलता पाई है, उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में पता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछली बार इस बिल का विरोध किया था और विरोध करने के बाद एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की कि आखिरकार इस बिल के विरोध करने का हमारा आधार क्या है और वो आधार सही है। नॉर्थ ईस्ट का भी दौरा किया इनकी कमेटी ने, नॉर्थ ईस्ट जाकर भी इन चीज़ों की जांच पड़ताल की कि वास्तविकता क्या है। और ये पूरे जांच पड़ताल के बाद नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस बिल के समर्थन करने से राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होती है, बल्कि देश का हित इससे जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आए हुए बहुत सारे शरणार्थी जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, उनके साथ ही इस बिल में इंसाफ किया जाएगा। जैसे हम इस देश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं, उसी तरह से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो अल्पसंख्यक कहती चाहती हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जिस तरह हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी तरह दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे आसपास के मुल्क हैं, और जिसका आधार ही धर्म के आधार पर बना है, जिसका विभाजन भारत से धर्म के आधार पर हुआ था, वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, धर्म के आधार पर उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे लोगों के लिए कहाँ जगह बनेगी? तो इसमें प्रशांत किशोर का एक नया एंगल आ गया। प्रशांत किशोर ने जदयू को ये सलाह दे दी और जदयू को सलाह देना प्रशांत किशोर की नियति नहीं है। प्रशांत किशोर ऐसा चाहते नहीं हैं, बल्कि वो एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर राजनेता नहीं हैं, वो राजनीति का धंधा करने वाले हैं। अगर प्रशांत किशोर के बारे में कुछ जानकारी हो तो ये समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर का राजनीति में आगमन कोई समाज सेवा या कोई राजनीतिक रास्ते से नहीं हुआ। राजनीति करने का दो तरीका होता है, यानी ये तो जनता के बीच काम करते हुए एक वोट बैंक पैदा करें जो कि जनता आपको समर्थन देने के लिए तैयार हो और पार्टी को ऐसा लगे कि ये जनता के बीच लोकप्रिय हैं और इनका फायदा उठाया जा सकता है, या फिर ये राजनेता बनने के लायक हैं, नेतागिरी कर सकते हैं, तो उनको नेता बना दिया जाता है, उनको टिकट दे दिया जाता है, चुनाव लड़ते हैं और फिर राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति का धंधा एक अलग चीज होता है। जो राजनीति में बिजनेस करने के लिए आए हैं और इन्होंने एक मॉडल लेके भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की।
और वो मॉडल था कि राजनीति में जो चुनाव प्रचार का तरीका होता है, राजनीति का एनालिसिस होता है, जो मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक पार्टियों को सलाह दिया जाए कि राजनीतिक पार्टी किस तरह से चुनाव लड़े। यानी चुनाव का मैनेजमेंट करने के लिए ये हिंदुस्तान में एक संगठन बनाए और वो संस्था जो है वो अलग अलग पार्टियों को चुनाव के दौरान सहयोग देती रही। ये पहले भाजपा के पास पहुंचे और भाजपा के साथ ये काम करना शुरू किया। भाजपा को 2014 में सफलता मिली और उसके बाद प्रशांत किशोर अचानक हीरो बन के उभर गए। ये जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर का वो राजनीतिक तरीका जो चुनाव लड़ने का था उसी के आधार पर भाजपा ने चुनाव जीता, क्योंकि प्रशांत किशोर 2019 में भाजपा के साथ नहीं थे, लेकिन 2019 में मोदी सरकार को 2014 के अपेक्षा ज़्यादा वोट भी मिली और ज़्यादा सीटें भी मिली। तो इससे ये साबित नहीं होता कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रेटिस्ट हैं और रणनीति ऐसा बनाते हैं जिसके कारण चुनाव वो जो पार्टियां हैं जिसको ये सहयोग देते हैं, जिसके लिए ये पैसा लेते हैं और जिनको चुनाव में सलाह देते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो पार्टियां इनके आधार पर जीतती है। दूसरे बात अगर करना चाहें इनके राजनीतिक करियर के बारे में, जो राजनीतिक धंधा से शुरू हुआ, तो 2014 के बाद ये धीरे धीरे भाजपा का इनसे मोह भंग हो गया, क्योंकि भाजपा को ये पता चल गया था कि प्रशांत किशोर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करें इनके ऊपर। तो भाजपा के बाद वो उन छवि को भुनाने के लिए छोटे छोटे दूसरे पार्टियों के साथ भी जुड़ते रहे और सबसे ज्यादा कांग्रेस को भी ऐसा लगा कि हम प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर किया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने उनकी सहायता ली, सेवा ली। उस समय कुछ विवाद भी हुआ था कांग्रेस के अंदर, लेकिन राहुल गांधी के साथ इनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे बनता गया और बढ़ता गया। लेकिन प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, यानी कि वो धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ अपनी नज़दीकी के बावजूद इन्होंने कभी भी इस स्तर पर कांग्रेस के साथ जुड़ाव को बताया नहीं, जिससे कि ये लगे कि ये कांग्रेस के आदमी हो गए हैं। और इसीलिए ये छोटे छोटे दूसरे पार्टियों के साथ भी जुड़ते गए। इन्होंने विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश के साथ जब गठबंधन हुआ था तो इन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू किया। नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियां बढ़ी। हालांकि उस विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात अगर करें तो नीतीश कुमार को सहयोग देने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें नहीं दिलवा पाए, ज़्यादा सीटें लालू यादव को आई। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि लालू यादव जेल में थे और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार को अगर एक कैबिनेट में, एक मंत्रिमंडल में दर्जा दिया जाए तो नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया और नीतीश कुमार को भी ये लगा कि किसी न किसी तरह प्रशांत किशोर की सेवा हम लेते ही हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में ही रख लें। यानी कि उस समय भी जदयू में इसका विरोध हो रहा था कि प्रशांत किशोर को क्यों अपने पार्टी में रखा जा रहा है, और प्रशांत किशोर को जदयू ने अपनी पार्टी में रख लिया। नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी में जगह दे दी और एक पद दे दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर एक राजनेता बन गए। लेकिन राजनेता बनना, राजनीति करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी भी वो उसी मोड में हैं। प्रशांत किशोर किसी न किसी तरह से कांग्रेस की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं, जिनका लंबे समय में उनका ये जो स्थिति रहे, ये जो उनका धंधा चलता रहे, और दूसरी बात जो राजनीति में भी लंबा कैरियर के लिए, लंबा छलांग लगाने के लिए उन्हें एक बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनका सहारा चाहिए। क्योंकि भाजपा ने पहले ने इन्हें बाहर कर दिया है और उसके बाद भाजपा ने कभी भी इनका सहयोग नहीं लिया, कभी भी भाजपा ने इनकी सेवा नहीं ली और न इसके बदले इनको पैसा दिया। क्योंकि 2014 के बाद ही भाजपा को यह महसूस होने लगा था कि प्रशांत किशोर को जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उतना है नहीं, उनकी इतनी बड़ी अहमियत और उनका इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए हम इतना पैसा खर्च करें। लेकिन प्रशांत किशोर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे और अभी जैसे ममता बनर्जी भी उनकी सेवा लेने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के साथ उनकी संस्था जुड़ी हुई है और इसलिए ममता बनर्जी भी इस बिल का विरोध कर रही हैं, कांग्रेस भी इस बिल का विरोध में आ गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को लगता है कि हमें एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जिससे कि भाजपा विरोधी खेमा है उसमें हमें जगह मिले। और भाजपा विरोधी खेमा का प्रतिनिधित्व कौन करना है और किसे करना है, वो है कांग्रेस।
कांग्रेस के एजेंट के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस किसी तरह इस बात के लिए सहमत हो जाए कि हम प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में रख लें और इनका लंबा कैरियर जो है, क्योंकि दो तरह से फायदा इनको कांग्रेस के साथ जाने में है। जदयू के साथ रहने में वो बिहार तक सीमित रह जाएंगे और उनका जो संगठन है, जो संस्था है, उनको भी कहीं कहीं भी जदयू जहां चुनाव लड़ती है वो कुछ सीटों पर लड़ती है बिहार के बाहर। बिहार के बाहर जदयू की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि कुछ दूसरे राज्यों में वो चुनाव को ज़्यादा प्रभावित कर सके, इसलिए छोटे छोटे कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं और इसके लिए किसी चुनावी संचालक की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें। लेकिन कांग्रेस हर विधानसभा चुनाव उसी शिद्दत से लड़ती है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें उन्हें हर समय एक मौका मिलता रहेगा कि हम हर राज्यों में जाके चुनाव की स्थितियों का आकलन करें और चुनाव के बारे में बताएं, राहुल गांधी की नज़दीकी प्राप्त करें, जिससे कि हमें आगे की राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में हमें फ़ायदा मिले। और इसी आधार पर प्रशांत किशोर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जदयू के बारे में जो बताया है, जो बात बोली है, उससे नीतीश कुमार तो खफा है ही। नीतीश कुमार को तो ये लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, पॉलिटिक्स में इनको हमने लाया, उसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करना शुरू कर दें और मीडिया में ऐसे बयान दें जिससे कि हमारी छवि थोड़ी सी खराब हो। तो इसलिए नीतीश कुमार ने भी इनके ऊपर कार्रवाई करने की सोच ली है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के और कई नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी प्रशांत किशोर से खुश नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद तो और नाराजगी उनकी बढ़ गई है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर हर मुद्दे पर कुछ न कुछ आग उगल देते हैं, जबकि इनका संस्था जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ काम कर रही है और ये भी कहीं न कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाते हैं। तो ऐसे में या तो आप फुल टाइम राजनीति कर लीजिए या फुल टाइम राजनीति संचालन कर लीजिए, दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन प्रशांत किशोर का यह स्टेटमेंट, प्रशांत किशोर का यह बयान जो पूरी तरह से ये बताता है कि उनकी आगे की रणनीति कांग्रेस के लिए बनाई जा रही है और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी का ये सहयोग प्राप्त कर लें, उनकी वफादारी प्राप्त कर लें और उसके बाद हम अपना राजनीतिक कैरियर है जो कांग्रेस के साथ सेट कर लें। और इसी आधार पर वो आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और जदयू के साथ उनका भविष्य जो सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए कोई नया रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी जदयू के कई नेता इस बारे में मुद्दा उठा चुके हैं कि अचानक एक व्यक्ति को लाके हमारे ऊपर न रखा जाए, या उपाध्यक्ष जैसा पद उनको जो दिया गया है वो एक बड़ा पद होता है और जिसके लिए कई नेता जो जदयू में हैं वो कतार में खड़े थे। लेकिन जिस तरह से उनको लाया गया अचानक राजनीति में, इससे उनकी नाराजगी बार बार समय समय पर उभरती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर ये जो राजनीतिक संचालन से राजनेता बने हैं वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और आगे वो कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर का राजनीतिक कैरियर डूबने वाला है। अगर कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो न वो घर के रहेंगे और न ही घाट के रहेंगे, दोनों तरफ से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।